कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। भारत की कंपनियां और भारत में की जा रही मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें दिन रात एक करना होगा। कोर कॉम्पिटेंसी से जुड़े सेक्टर्स में कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को हमें ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना होगा। हमारी सरकार मानती है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है और इसलिए सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अटेस्टिंग, सेल्फ सर्टिफिकेशन यानी एक प्रकार से देश के नागरिकों पर ही भरोसा करते आगे बढ़ना। हाय, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने हमारे देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में वर्ल्ड मैप पर प्लेस कर दिया है। आज दुनिया भर के बिजनेसेस और इकोनॉमीज को सिर्फ एक बात की चिंता सता रही है और वो है सप्लाई चेन रेजिलियंस। और ये बात जाहिर भी है, अब चाहे कितनी भी डिमांड किसी प्रोडक्ट की क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसे टाइम पर सप्लाई ही नहीं कर पाते या फिर उसके रॉ मटेरियल ही आपको टाइम पर नहीं मिलते तो फिर आप उस डिमांड को मीट कैसे कर पाएंगे। ऊपर से सभी कंट्रीज चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं और इंडिया के लिए एक अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अगर चाइना से महज 10% डिमांड भी इंडिया की ओर डाइवर्ट हो जाती है तो इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को ऑलमोस्ट डबल कर सकता है। इस बात को डिटेल में समझने के लिए आप हमारा China+1 का वीडियो भी देख सकते हैं। DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अनुसार इंडिया पूरी दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन माना जाता है। इस चीज को और भी ज्यादा बूस्ट देने के लिए मई 2020 में भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में FDI के प्रोसेस को स्मूथ करते हुए 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया था। ICEA यानी कि इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के हिसाब से 2025 तक इंडिया अपने टैबलेट और लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी $100 बिलियन को पार कर सकता है। मिनिस्ट्री फॉर हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस एक इनिशिएटिव समर्थ उद्योग भारत 4.0 या फिर समर्थ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब्स की मदद से सरकार कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में कंपेटिटिवनेस को एनकरेज करना चाहती है। साथ ही साथ नए नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटीज जैसे प्रोजेक्ट्स न सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टर्स बल्कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इंडिया के ग्रोथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए एक मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के वेरियस इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट एक्सेट्रा ना सिर्फ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स को बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी नए इनिशिएटिव्स लेने के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बूम कई दूसरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और लो पर कैपिटा इनकम। इंडिया के पास कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहे हैं जैसे कि लो कॉस्ट रॉ मटेरियल्स एंड लेबर की अवेलेबिलिटी, इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल हमने हमारे रीसेंट मोनोपोली स्टॉक एनालिसिस वीडियो में कवर किया था जिसे आप देख सकते हैं। दशकों में एक बार मिलने वाली इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहते हैं। तो आज हम इसी थीम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे सेक्टर्स और उनकी टॉप कंपनीज जो इस मैन्युफैक्चरिंग बूम में एक की रोल प्ले कर सकते हैं। हर सेक्टर की टॉप कंपनी को चुनने के लिए हमने कुछ फिल्टर्स लगाए हैं और उसके बाद जो कंपनीज अवेलेबल थी उनमें से हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी को हमने सिलेक्ट किया है। हमने इन फिल्टर्स का यूज किया है डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1, 5 years एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा, 5 years सेल्स ग्रोथ CAGR 15% से ज्यादा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा।
सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी के लिए बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आज ग्लोबली चल रहे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के चलते डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसी वजह से पिछले 5 साल में इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का एक टॉप इंपोर्टर रहा है। शायद इसी रीजन से आज दूसरे देश पर बढ़ रही इस डिफेंस सेक्टर की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट मेक इन इंडिया जैसी प्रोग्राम्स ला रही है। इस सेक्टर से हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल की। बीईएल को 1954 में इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की नीड्स को केटर करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी में 51.14% स्टेक होल्ड करती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनी भी है क्योंकि कंपनी आज देश में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की एक डोमिनेंट सप्लायर है। कंपनी अपने 78% ऑफ रेवेन्यूज इंडिया में डेवलप हुई टेक्नोलॉजी को सेल करके कमाती है। इतना ही नहीं, कंपनी आज अपने देश के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की एक मेजर प्लेयर बन चुकी है। कंपनी को गवर्नमेंट सपोर्ट के चलते नॉमिनेशन के बेसिस पर साइजेबल ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। इसकी वजह से कंपनी को शॉर्ट टर्म में एक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम का फायदा रहता है। इसके साथ कंपनी जियोग्राफिकली एक्सपैंड कर रही है। कंपनी ने अपने ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिसर्स वियतनाम, श्रीलंका, ओमान, सिंगापुर जैसे देशों में एस्टैब्लिश किए हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंपनी ने अराउंड 565 करोड़ रुपीस का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट किया है, जो मेनली कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी, टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, R&D इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में यूज हुआ था। लेकिन आज कंपनी के टोटल टर्नओवर में इंडियन डिफेंस सर्विसेज 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर देश की डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में कोई भी चेंज आता है या फिर अगर डिफेंस स्पेंडिंग में कोई भी चेंज आता है तो वो कंपनी के ऑर्डर बुक और रेवेन्यू पर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। हालांकि इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कंपनी अपने नॉन डिफेंस सेगमेंट से रेवेन्यूज को 25% तक इंक्रीज करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। चलिए अब कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। अगला सेक्टर है फार्मा इंडस्ट्री। आज इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर पूरी दुनिया की 50% वैक्सीन की डिमांड को फुलफिल करता है। इसके अलावा यूएसए की 40% जेनेरिक मेडिसिन की डिमांड और यूके की 25% मेडिसिन की डिमांड इंडियन फार्मा कंपनीज केटर कर रही हैं। इंडिया की डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री में 3000 ड्रग कंपनीज और ऑलमोस्ट 10,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। आज ग्लोबली 80% ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो एड्स जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं वो इंडियन फार्मा कंपनी सप्लाई करती हैं। शायद इसी वजह से आज हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इस सेक्टर से हम बात करेंगे डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड की। डिवीज लैब एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि APIs, इंटरमीडिएट्स और न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व है। 95 कंट्रीज में मार्केट प्रेजेंस और 16,500 एम्प्लॉइज के साथ कंपनी वर्ल्ड की लीडिंग फार्मा कंपनीज में से एक है। डिवीज ने रिसेंटली कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए भारी इन्वेस्टमेंट्स किए थे जो उन्हें इंटरमीडिएट्स की सप्लाई कंस्ट्रेंट्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क को टैकल करने में मदद कर रहे हैं। कंपनी ने अगले 2 से 3 साल में कैपेसिटी एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन के लिए एडिशनल 20 से 30 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट्स जैसे कि जेनेरिक मॉलिक्यूल्स की डिमांड मार्केट में वीक देखने को मिल रही है। साथ ही में सीटैग्लिप्टिन जो उनका एक की प्रोडक्ट है उसके पेटेंट की एक्सपायरी नजदीक आ रही है जो जनवरी 2023 में है। ये प्रोडक्ट कंपनी के लिए $60 मिलियन के रेवेन्यूज का कॉन्ट्रीब्यूशन लाता है और इसके ऑफ पेटेंट हो जाने से कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। अगला सेक्टर है स्पेशलिटी केमिकल्स। आज इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री मोर देन 80,000 कमर्शियल प्रोडक्ट्स को कवर करती है। इसके चलते आज इंडियन केमिकल इंडस्ट्री काफी डाइवर्सिफाइड है और मेनली बल्क केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स और फर्टिलाइजर जैसे सेगमेंट्स में डिवाइड करी जा सकती है। स्पेशलिटी केमिकल्स ऐसे एक्सक्लूसिव केमिकल कंपाउंड्स हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पस या फिर कंज्यूमर की नीड के हिसाब से बनाए जाते हैं। कुछ केसेस में केमिकल्स एक वाइड वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स भी दे सकते हैं जिसकी वजह से कई सारी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स इन पर रिलाई करते हैं। इस सेक्टर में आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो है SRF लिमिटेड। SRF एक मल्टी बिजनेस केमिकल कंपनी है जो मेनली इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी केमिकल्स और उनके इंटरमीडिएट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी के इस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और कोटेड एंड लैमिनेटेड फैब्रिक्स जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। कंपनी के पास इंडिया में 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और हंगरी में भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी 90 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर चुकी है और इसी के साथ कंपनी के पास 7,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं।
ओवरऑल रेवेन्यू में केमिकल सेगमेंट 42% का कंट्रीब्यूशन करता है। फिलहाल कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में इंडिया 42%, यूएसए 12%, स्विट्जरलैंड 7%, साउथ अफ्रीका 5%, बेल्जियम 4%, जर्मनी 4%, थाईलैंड 3% और बाकी सारे कंट्रीज से 24% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। कंपनी अपने ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटिंग बिजनेस सेगमेंट्स में एक मार्केट लीडर की पोजीशन होल्ड करती है। कंपनी के फ्लोरीन को हैंडल करने के एक्सपीरियंस की वजह से वो कुछ रेफ्रिजरेंट्स की सोल प्रोड्यूसर है। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट के चलते कंपनी ने अपनी R&D और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को काफी इंप्रूव किया है। कंपनी के लिए एक मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनका कंटिन्यूअस कैपेक्स और फिस्कल ईयर 2022 में ही एसआरएफ ने अराउंड 2000 करोड़ का कैपेक्स किया है। फिस्कल 2023 में भी कंपनी ने फर्दर 3000 to 3300 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है। इनमें से मेजॉरिटी केमिकल सेगमेंट्स में इन्वेस्ट होगा। वैसे तो एसआरएफ कैपेक्स के चलते फ्यूचर में तेजी से एक्सपैंड कर सकती है, लेकिन इस सेगमेंट में इन्वॉल्व साइक्लिकलिटी के चलते कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ और सस्टेनेबल ऑपरेटिंग मार्जिन्स मेंटेन कर पाना एक चैलेंज हो सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। एक और सेक्टर जो गवर्नमेंट के मैन्युफैक्चरिंग पर से बेनिफिट कर सकता है वो है प्रिसिजन इंजीनियरिंग सेक्टर। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एक तरह से डी लाइसेंस्ड हो चुकी है और इसी के साथ इंडस्ट्री में 100% FDI अलाउ कर दिया गया है। इसके चलते आज ही इंडस्ट्री देश के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर रही है और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक और पार्ट है प्रिसिजन इंजीनियरिंग। प्रिसिजन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे कई अलग अलग फील्ड्स के कॉम्बिनेशन का एक सब डिविजन माना जा सकता है। ये इंडस्ट्री मेनली अलग अलग कंपोनेंट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट और सिस्टम्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। इस सेक्टर से हम बात करेंगे शेफलर इंडिया लिमिटेड की। शेफलर इंडिया हाई प्रिसिजन रोलर्स, बॉल बेयरिंग्स, इंजन सिस्टम्स, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स, क्लच सिस्टम्स और दूसरे मशीन बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। कंपनी की इंडिया में 4 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं। इनमें से 2 फैसिलिटीज गुजरात के वडोदरा में और सावली में हैं, एक महाराष्ट्र के पुणे में और एक तमिलनाडु के होसर में है। कंपनी IC इंजन्स यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन्स, हाइब्रिड और फुल्ली इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिफाइड ड्राइव सिस्टम्स, चैसी सिस्टम्स, ट्रांसमिशन सिस्टम्स एटसेट्रा जैसे प्रोडक्ट्स करती है। ये प्रोडक्ट्स मेनली ट्रैक्टर्स, कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास बेयरिंग्स का एक वाइड पोर्टफोलियो है जिसमें हाई स्पीड, हाई प्रिसिजन वाले छोटे डायमीटर से लेके लार्ज साइज बेयरिंग्स इन्वॉल्व हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स, उनकी मेंटेनेंस, मैकाट्रॉनिक्स और डिजिटल सर्विसेज एक्सेट्रा वेरियस इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस में प्रोवाइड करती है, जैसे कि रेलवेज, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, 2 व्हीलर्स, पावर ट्रांसमिशन एक्सेट्रा। कंपनी की स्ट्रेंथ है शेफलर ग्रुप का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। शेफलर ग्रुप ग्लोबली अपने हर सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप होल्ड करता है और इसी के साथ शेफलर इंडिया भी आज देश के टॉप 3 लीडिंग OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का एक प्रेफर्ड पार्टनर है। कंपनी स्ट्रॉन्ग R&D कंट्रीब्यूशन की मदद से पिछले 5 साल में इंडिया से 157 पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल कर पाई है। कंपनी के लिए एक की रिस्क है OEM प्लेयर्स पे एक्सेसिव डिपेंडेंसी। हाई कमोडिटी प्राइसेस के चलते OEMs का प्राइसिंग प्रेशर कंपनी के मार्जिन्स को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कस्टमर्स और ऑटोमोटिव प्लेयर्स के प्रोडक्ट लॉन्चेस में डिले या फिर किसी भी तरह के सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से कंपनी के सेल्स पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। और आखिरी इंडस्ट्री है ऑटो एंसिलरी। इंडिया की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री मानी जाती है। इस सेक्टर में माइक्रो प्लेयर्स से लेकर बड़े कॉर्पोरेशन सभी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। आज ये इंडस्ट्री इंडिया के GDP में 2.3% का कंट्रीब्यूशन देती है और इसी के साथ हमारे देश के 3 मिलियन लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी देती है। फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 22 तक इंडस्ट्री 6.35% के CAGR से ग्रो हुई है और फाइनेंशियल ईयर 22 में इसकी वैल्यू $56.5 बिलियन है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में चल रहे डेवलपमेंट्स को देखते हुए ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री भी फाइनेंशियल ईयर 22 में डबल डिजिट ग्रोथ विटनेस कर सकती है। ये इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 26 तक ग्रो होकर $200 मिलियन तक पहुंच सकती है। इस इंडस्ट्री में हम बात करेंगे टिमकेन इंडिया लिमिटेड की।
टिमकेन इंडिया टिमकेन ग्रुप की सब्सिडरी है जो ग्लोबली बेयरिंग्स और पावर ट्रांसमिशन के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी इंडिया में तकरीबन 3 डेकेड से ऑपरेशनल है और इसी के साथ कंपनी के पास झारखंड से जमशेदपुर और गुजरात के भरूच में स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। कंपनी अपनी हाईली कोलैबोरेटिव टेक्निकल सेलिंग मॉडल के थ्रू आज डायरेक्टली बड़े बड़े OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ अपने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू काम करती है। इसके अलावा कंपनी डिफेंस, माइनिंग, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, रेल और रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट्स में भी अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी 70% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से जनरेट करती है। कुछ की ब्रांड्स जो कंपनी ओन करती है उनमें इंटरल्यूब, लवजॉय, HN इलेक्ट्रिक, फिलाडेल्फिया गेयर जैसे नाम भी इन्वॉल्व हैं। कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका टिमकेन टेक्नोलॉजी सेंटर जो बेंगलुरु में है। यह उनकी पूरी दुनिया के 4 सेंटर्स में से एक है जो उनके कस्टमर्स को इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का भी डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आज रेलवे में हो रहे स्ट्रॉन्ग कैपेक्स और 400 वंदे भारत ट्रेन 90,000 वैगन्स की मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी के लिए एक ही मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनके बढ़ते हुए वर्किंग कैपिटल डेज। वर्किंग कैपिटल डेज इंडिकेट करते हैं कि एक कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल या ऑपरेटिंग कैपिटल को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने में कितने दिन लगते हैं। पिछले कुछ साल से कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं और किसी भी बिजनेस के लिए बढ़ते वर्किंग कैपिटल डेज उनके कैश फ्लोज पर और उनके इंटर्न फाइनेंसेस पर प्रेशर डाल सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। तो ये थे ऐसे कुछ सेक्टर्स और उनकी कंपनीज जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग साइकिल से डायरेक्ट बेनिफिट कर सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो आप ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.